हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 24 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय में भारत के वायसराय कौन थे। तो आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। आज के सेशन में इसी तरह आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है। सेशन को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो देखिए, पहला फैक्टर तो हमको यहाँ पर यह मिलता है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इस इंडेक्स को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है। 2023 में देखिए इस इंडेक्स में 173 शहरों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया का शहर वीना है। आंसर भी हो जाएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया का शहर वीना रहने के मामले में दुनिया का सबसे योग्य शहर है। अब देखिए, ये जो इंडेक्स है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से 5 डायमेंशंस के आधार पर तैयार किया जाता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट। मतलब किसी भी देश में रहने के लिए हेल्थ सुविधाएं कितनी अच्छी है, एजुकेशन का स्तर कितना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना अच्छा है और रहने के लिए एनवायरनमेंट कितना अनुकूल है। इन बुनियादी आधारों पर इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है, जिसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब 173 शहरों की सूची में 2023 में सबसे रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया का वीना है। सेकेंड स्थान पर इस सूची में डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन को रखा गया है और थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न को रखा गया है। तो ये 3 टॉप 3 शहर हैं रहने के लिए। अब देखिए, रहने योग्य शहरों की बात की जाए और इंडिया के शहरों को सम्मिलित न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इस सूची में 173 देशों की सूची में नई दिल्ली और मुंबई को संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। रहने के मामले में भारत का दूसरा योग्य शहर चेन्नई है, जिसे इस सूची में 144वें स्थान पर, इसके बाद अहमदाबाद को 147वें स्थान पर और बेंगलोर को इस सूची में 148वें स्थान पर रखा गया है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में भारत का सबसे रहने योग्य शहर संयुक्त रूप से 2 शहर एक ही रैंकिंग पर है, नई दिल्ली और मुंबई, जो कि संयुक्त रूप से 141 नंबर पर हैं। अब देखिए, ये जो इंडेक्स है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि द इकोनॉमिस्ट का एक सहयोगी संगठन है और हर साल इस इंडेक्स को ये जारी करता है। 173 देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर सबसे योग्य रहने लायक शहर ऑस्ट्रेलिया का वीना शहर है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। 25 जून को संडे के दिन मॉर्निंग में 9 बजे क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए 6 मंथ महा मैराथन वीडियो आने वाला है। जनवरी से लेकर जून 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वहाँ पर हमने क्लब किया है आपके लिए। बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, वो संडे को मॉर्निंग में 9 बजे वो जो वीडियो मॉर्निंग में प्रीमियर चलाया जाएगा, उसमें आपको शामिल होना है और धड़ल्ले से उस वीडियो को आप सभी को लाइक करना है। तो भूले नहीं, मॉर्निंग में संडे को 9 बजे आप तैयार रहें महा मैराथन वीडियो के लिए। आप सभी को एक साथ वहाँ पर लाइव अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस देखिए हर साल 23 जून के दिन मनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। इस साल देखिए, अगर इसकी थीम की बात करें तो टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है। कब मनाया जाता है? तो हर साल इसे 23 जून को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में खेलों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और लोगों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयसस को ओलंपिक खेल टोक्यो 2020 में सभी जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें प्रेरणा देने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। सम्मानित IOC के द्वारा किया गया
और किसे किया गया, तो WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि आगे चलकर समर ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जाने वाला है और विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन इटली के मिलान शहर में किया जाने वाला है। यहाँ पर 23 जून को एक और डे मनाया जाता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे। हर साल ये डे 23 जून को मनाया जाता है। भारतीय लोक सेवा दिवस मतलब इंडियन पब्लिक सर्विस डे की अगर हम बात करें तो ये डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा भी रिलीजन को जानते होंगे तो आपको पता होगा विट्ठल भगवान का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। तो विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही चलाई गई है। आंसर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने देखिए राज्य के अषाणी वारकरियों के कल्याण के लिए विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना को लागू किया है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, सिंपली लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, आषाढ़ माह में आषाढ़ी वारी के दौरान विट्ठल स्वामी भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें वारकरी के नाम से जाना जाता है। अब जब ये श्रद्धालु विट्ठल भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने या उनके दर्शन के लिए पंढरपुर आते हैं महाराष्ट्र में, तो भीड़ काफ़ी सारी हो जाती है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। तो उन्हें बीमा कवर दिया जा सके, इस उद्देश्य से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छत्र योजना को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि योजना किससे रिलेट करती है और किस राज्य की है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण भारत के बिहार राज्य में किया जा रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। इस विराट रामायण मंदिर में भगवान राम के साथ साथ श्री कृष्ण के विग्रह को भी स्थापित किया जाएगा और इसके अतिरिक्त दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग को भी इसी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के गवर्नर के पद पर वर्तमान में राजेंद्र औलेकर है और चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हैं यह है नीतीश कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये एक फार्मूला 1 रेस है फ्रेंड्स, जिसे मोटो जीपी रेसिंग के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाएगा। 2023 में 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाने वाला है। देखिए, इस साल ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी ये यूरोप के बाहर पहली बार उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये है क्या? तो देखिए, मोटो जीपी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे पुरानी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता है। हमेशा ये यूरोप में आयोजित होती आई है, लेकिन इस बार पहली बार इसका आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई? तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इस योजना की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, जो कि राजस्थान में छात्राओं के लिए या छात्राओं के लाभ के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब योजना क्या है और छात्राओं को किस तरह से इस योजना का लाभ मिलने वाला है? तो देखिए, ऐसे इलाके जहां पर 10 किलोमीटर परिधि में कोई कॉलेज नहीं है या फिर कोई छात्र 10 किलोमीटर परिधि से दूर किसी कॉलेज में जाती है, तो उनके बैंक खाते में प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपये की राशि राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से डालने वाली है, ताकि उन छात्राओं का ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो राज्य सरकार बियर कर पाए। तो इसी योजना को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के नाम से राजस्थान में हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना, आपकी बेटी योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, ये सभी योजनाएं
राजस्थान की अदर योजनाएं हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही है। इन्हें भी याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी एस अंकुश का संबंध किस खेल से है? तो एस अंकुश की बात करें जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इनका संबंध देखिए गोल्फ से है। अब सुर्खियों में क्यों है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जर्मनी के बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक खेल में एस अंकुश ने हाल ही में देखिए गोल्फ में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इनके पहले देखिए भारत की ओर से विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में पहला स्वर्ण पदक या पहला जो गोल्ड मेडल है ये 800 मीटर दौड़ में भारत की गीतांजलि नागवेकर ने जीता है। इन्होंने दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और भारत के एस अंकुश ने गोल्फ में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। स्पेशल ओलंपिक की अगर हम बात करें तो देखिए स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों या वयस्कों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है। इस संगठन की शुरुआत 1968 में की गई थी। इस संगठन के द्वारा हाल ही में स्पेशल ओलंपिक 2023 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया जा रहा है। इन खेलों में भारत के एस अंकुश ने गोल्फ में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया चेयरमैन हाल ही में हसमुख अधिया को नियुक्त किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। अब एक्चुअल में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसे ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट परियोजना के तहत गांधीनगर महानगरी क्षेत्र में विकसित किया गया है। गांधीनगर में ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसका उद्देश्य देखिए भारत के बढ़ते वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए एक स्मार्ट सिटी बनाना है या स्मार्ट सिटी का निर्माण करना है। गुजरात की बात करें तो इसकी कैपिटल गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के गवर्नर के पद पर है और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के वर्तमान में सीएम हैं। हसमुख अधिया वर्तमान में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के चेयरमैन के पद पर हैं। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की ऑफिशियल यात्रा पर गए हुए हैं, जहां पर इन्होंने दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले भारत के पहले पीएम कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया था। इनके बाद भी काफ़ी सारे पीएम ने अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस किया है, जिसमें देखिए 1985 में राजीव गांधी, 1994 में पीवी नरसिम्हा राव और सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2005 में मनमोहन सिंह ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। पहली बार इन्होंने मई 2016 में अमेरिकी संसद को एड्रेस किया था। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले देश के पहले पीएम बन गए हैं। अभी तक देखिए नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों के कार्यकाल में 11 देशों की पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पीएससी और यूपीएससी प्री में ये नॉर्मली पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच रेटिंग ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% तक रहने का अनुमान लगाया है। पहले देखिए भारत की जीडीपी की वृद्धि के लिए इसका जो अनुमान था वो 6% था। अब इसने 0.3% अपने अनुमान को बढ़ाया है। इसके अलावा देखिए आईएमएफ के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी 5.9% रहने वाली है और भारत की आरबीआई के द्वारा इसका अनुमान 6.5% तक लगाया गया है। फिच रेटिंग्स ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 24 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम इतिहास के प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादकों के बारे में जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा निकाली गई थी कोलकाता से।
सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस का समाचार पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। संजीवनी के मित्रा का समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र थे, जिनका प्रकाशन बंबई से किया गया था। हिंदू MG रानाडे का समाचार पत्र था, जो कि बंबई से ही प्रकाशित हुआ था। आगे देखिए, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समाचार पत्र था, कोलकाता से निकला था। यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही अहमदाबाद से प्रकाशित हुए थे। हरिजन महात्मा गांधी का ही समाचार पत्र था, पूना से प्रकाशित हुआ था। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का और उद्दंड मारदंड जुगल किशोर का समाचार पत्र था। इंडिपेंडेंस इलाहाबाद से, नेशनल हेराल्ड दिल्ली से और उदंड मारदंड कानपुर से प्रकाशित हुआ था। अल हिलाल और अल बिलाग अबुल कलाम आज़ाद के समाचार पत्र थे, कोलकाता से प्रकाशित हुए थे। कॉमरेड और हमदर्द काफ़ी पूछे जाते हैं, मौलाना मोहम्मद अली के समाचार पत्र थे, कोलकाता से प्रकाशित हुए थे। प्रताप पद गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। गदर पार्टी का समाचार पत्र था, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था। आगे, हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी का समाचार पत्र था, जिसे कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा एनी बेसेंट के समाचार पत्र याद रखिएगा, मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट के समाचार पत्र हैं। और S.A. डांगे का समाचार पत्र है सोशलिस्ट। नॉर्मली S.A. डांगे का समाचार पत्र नहीं पूछा जाता, लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा जारी किए गए समाचार पत्र याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फैक्ट शीट में मैंने आपको समाचार पत्र बता दिए। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर, जो कि हमने 23 जून के सेशन में डिस्कस किए थे, उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 127वीं है। अंडर 23 विमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। अंबुबाची मेला भारत के असम राज्य में आयोजित किया जाता है। पेटेरी ओरपो हाल ही में फिनलैंड के नए PM नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मध्य में इंडस एक्स कार्यक्रम को हाल ही में लॉन्च किया गया है। सेफ कप का संबंध फुटबॉल से है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हाल ही में पहले मैच में हराया है। इसके बाद हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और लास्ट देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। क्लियर? तो लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ कि संडे को मॉर्निंग में 9 बजे आपके लिए महामैराथन की क्लास आने वाली है। 9 बजे शार्प आप वहाँ पर जो प्रीमियर चलेगा उसमें लाइव रहें और सभी एक साथ उस सेशन को लाइक करना ना भूलें। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।